अस्सलाम वालेकुम। इस चैप्टर में हम गाइडन का चैप्टर नंबर 53 करेंगे। इस चैप्टर में हम जो है मैं आपको टॉपिक वाइज भी और हेडिंग के अंदर बताती जाऊंगी कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा है और इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। होप सो आपको अच्छी समझ आ जाएगी। और जी अब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें तो जस्ट ये दो लाइन लिखी हैं कि चैप्टर जो है डिस्क्राइब करता है मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग को, साउंड वेव्स को ये करने की ज़रूरत नहीं, फ्रीक्वेंसी वगैरह बताता है। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड ऑसिकुलर सिस्टम, ठीक है। इस हेडिंग में बेसिकली उन्होंने जस्ट एयर का स्ट्रक्चर जो है ना वो आपको एक्सप्लेन किया है कि एयर किस तरह से है। ये आपने बाकी अपनी जो पिछली क्लासेस हैं उनमें भी पढ़ा होगा, जो मैट्रिक लेवल तक, कि एयर को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर और इनर एयर, ठीक है। एक्सटर्नल एयर वो है जो आपको पिन्ना बाहर से नज़र आ रहा है और एयर केनाल है, ठीक है, ये ऑडिटरी केनाल, ये आपके पास एक्सटर्नल एयर में आ जाती है, और एयर ड्रम का कुछ पार्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, दरमियान में ये मिडल एयर आ जाता है। मिडल एयर ये वाला पार्ट है जो एक बॉक्स की तरह है, ये आप एनाटमी में पढ़ते हो और वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे आप इसके फ्लोर वगैरह देखते हो। मिडल एयर में बोनी ऑसिकल्स हैं तीन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है, मेलियस है जो एयर ड्रम के साथ लगी है, और फिर मेलियस का हैंडल लगा हुआ है एयर ड्रम के साथ, मेलियस के साथ अटैच है इंकस, ठीक है, और इंकस के साथ लगी हुई है स्टेप्स, ठीक है। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। स्टेप्स जो है वो उसकी फुट प्लेट जहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, वहाँ से इनर एयर शुरू हो रहा है, आउटर एयर, ठीक है, ये पिन्ना और ऑडिटरी केनाल, ठीक है, उससे अंदर आए तो ये एयर ड्रम आया जिसे कान का पर्दा बोलते हैं, उसके अंदर जो है एक बॉक्स की फॉर्म में जो पड़ा था वो क्या था, मिडल ईयर, ठीक है। ये फिर मिडल ईयर के बाद जो ये ब्लू सा है ये क्या आ गया, इनर ईयर। अब ये मिडल ईयर और इनर ईयर कम्युनिकेट कहाँ पे कर रहे हैं, ओवल विंडो पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। कैसे कि जो मिडल ईयर के जो स्टेप्स है ना वो एक ओवल विंडो है कोक्लिया में, उसके साथ लगी हुई है, ठीक है। और जो इनर ईयर है ना इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो तरीक़ों से। ये बेसिकली यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ये एनाटमी है, बोनी लेबारिंथ होता है और मेम्ब्रेनस लेबारिंथ होता है, ठीक है। तो बोनी लेबारिंथ में होता है कि ये इनर ईयर इस तरह से है कि एक बोन है, ठीक है, और उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो बोन है ना वो जैसे कोकली है, तो उसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो कॉक्लियर फ्लूइड होगा, ठीक है। इसी तरह सेमी सर्कुलर जो केनाल और डक्ट्स है, ठीक है, फिर इसी तरह से ये चीज़ें आ जाती हैं। और ये इनर ईयर जो है इसमें यहाँ पे हियरिंग के लिए भी होता है और हमारे पास बैलेंस के लिए भी सिस्टम मौजूद है, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है ना बेसिकली जब ये मूव करता है बाहर से एयर जो है वो आ रही है, वो एयर ड्रम पे स्ट्राइक करती है। जब एयर ड्रम को पे वाइब्रेशंस होती हैं, एयर ड्रम के साथ जो है उसके साथ मेलियस का हैंडल लगा हुआ है, तो मेलियस मूव करती है। जब मेलियस मूव करती है तो इंकस को भी मूव करना पड़ता है क्योंकि वो उसके साथ लगी हुई है। जब इंकस मूव करती है तो स्टेप्स मूव करती है। जब स्टेप्स मूव करती है ना तो फिर यहाँ से आगे शुरू होती है मेन कहानी, ठीक है, कि स्टेप्स जब मूव करेगी ना तो आगे ये किसके साथ है, कोक्लिया के साथ लगी हुई है। मैं आपको अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि बेसिकली हियरिंग होती कैसे है। अब ये जब आई एम सॉरी, ओवल विंडो के साथ लगी हुई है स्टेप्स, जब ये मूव करेगी ना तो ये क्या करेगी, ये आपकी स्टेप्स है, जब ये इस पीछे से इसको धक्का मार रहा है इंकस, ठीक है, तो इसने आगे को मूव करना है। जब इसने आगे को मूव करना है ना तो ओवल विंडो पे पुश करेगी और विंडो के अंदर ही पानी भरा हुआ है। जब पानी मतलब ये फ्लूइड है, अब वो फ्लूइड क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो फ्लूइड मूव करेगा। अभी मैं आगे जाके आपको इनर एयर में जो है कोक्लिया का स्ट्रक्चर बताऊंगी तब आपको समझ आ जाएगी। तो अभी ये है कि जब वो फ्लूइड मूव करेगा ना तो उस फ्लूइड के मूव करने से कुछ नर्व्स जो हैं वो इम्पल्सेस लेके जाएंगे आपके ब्रेन तक, जिससे आप जो है वो सुन पाओगे। और यही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि किस तरह से सुन पाओगे। तो बेसिकली हमारे पास फंक्शन में इनर ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और हम इनर ईयर को ज़्यादा चीज़ें देख रहे होंगे, और एनाटमी में मिडल ईयर ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो ये वो सारी बातें थी जो यहाँ पे आपको बताई हुई हैं कि किस तरह से कौन सी चीज़ किसके साथ जो है वो लगी हुई है, ठीक है। अब जब एयर आती है, ये दो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं कि जब ओवल विंडो पे पुश करती है स्टेप्स तो फ्लूइड अंदर को जाता है, और जब ये बाहर को आती है तो फ्लूइड भी मतलब इसके साथ आउटवर्ड मूव करता है। इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। अच्छा, अब आगे हम आते हैं इम्पीडेंस मैचिंग पे। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे है हवा, आपके कान के बाहर हवा है ना, हवा के अंदर आवाज़ है, और आप जब ये आपकी जो आवाज़ है ये कान के अंदर से होते हुए जा रही है, आपके आउटर ईयर से, मिडल ईयर से इनर ईयर तक आती है, तो इनर ईयर में क्या पड़ा हुआ है आपका, इनर ईयर में यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका पानी, फ्लूइड सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप सिस्टम को चेंज कर रहे हो। पहले पानी था, पानी के अंदर से कोई चीज़ घुमाओ तो ज़्यादा मुश्किल होती है, या हवा के अंदर से मुश्किल होती है। अब उसमें ये होता है कि यहाँ पे जो फिनोमेना आता है वो होता है इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग क्या है, इम्पीडेंस मैचिंग जो है वो सिंपल ये तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि इम्पीडेंस मैचिंग में ये होता है
कि ये एक छोटी सी चिट अगर आप इसको फोकस कर सकें। इम्पीडेंस मैचिंग ये होती है कि एक तो आपके पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी बहुत बड़ी, ठीक है, जब इसके साथ एयर स्ट्राइक कर रही थी ना, और दूसरी तरफ ये स्टेप्स है, ठीक है, इसकी फुट प्लेट है, यहाँ से एयर होते हुए आ रही है आपके, यहाँ पे आपका कान है, बड़ा सारा पिन्ना है बाहर को जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से एयर होते हुए आ रही है, ये इस एयर ड्रम पे स्ट्राइक कर रही है, इसका जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा है, और उधर जो स्टेप्स है उसका सरफेस एरिया छोटू सा है, ठीक है। तो इससे ये क्या होता है कि जो फोर्स है ना वो बढ़ जाती है, यानी एक तो एक एम्पलीट्यूड की आप बात करें तो वो जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का 55 मीटर स्क्वायर है और स्टेप्स का 3.2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो 17 फोल्ड का डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, और एम्पलीट्यूड की वजह से 1.3 टाइम जो है वो डिफरेंस आ गया था, ठीक है ये। और इसके अलावा जो है वो टोटल फोर्स का डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से क्या होता है कि हमारी जो सिस्टम है ना, एयर आपकी जो साउंड है वो चेंज कहाँ से हो रही है, वो एयर से जा रही है फ्लूइड के अंदर। तो ये हम इम्पीडेंस मैचिंग करते हैं, ठीक है। और उसके 3 पॉइंट्स जो है वो आपके ज़हन में होने चाहिए, ठीक है, कि हमारे पास एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड की वजह से होता है। फिर इसके अलावा जो है वो हमारे पास क्या चीज़ होती है, सरफेस एरिया जो है उसका डिफरेंस है, टोटल फोर्स जो है वो आ जाती है, जिस वजह से ये सारी चीज़ ओवरऑल क्या करी है कि जो फोर्स है वो बढ़ा रही है, हमारे पास बढ़ रही है, ठीक है। अगर ये ना हो तो क्या होगा, मतलब कि अगर सपोज करें कि दरमियान में मिडल एयर ना हो, ठीक है, मतलब जो हमारा अल्लाह माइटी ने ये क्यों बनाया मिडल ईयर, आवाज़ डायरेक्टली यहाँ से एयर ड्रम से डायरेक्टली इनर ईयर तक क्यों नहीं पहुँच जाती, इनर ईयर में खुद ही वो फ्लूइड को मूव करे और जी आगे इम्पल्स जाए और ब्रेन तक पहुँचे, क्योंकि काम तो बेसिकली उसी ने करना है ना। तो मिडल ईयर क्यों बीच में पड़ा हुआ है, ये क्या कर रहा है, इससे ये कर रहा है कि ये जो आपकी जो फोर्स बढ़ा रहा है ना साउंड की, इससे ये होता है कि आप विस्पर सुन सकते हो, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, सेंसिटिविटी है हियरिंग की, वो बढ़ा रहा है। आप कितना, जैसे आप बचपन में पढ़ा करते थे कि 300 से 3000 साइकिल पर सेकंड जो है ये वो फ्रीक्वेंसी है जो आप सुन सकते हो, ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, ठीक है। तो इससे जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो आप नहीं सुन सकते, इसी तरह से जो 300 से कम होंगे वो आप नहीं सुन सकते। तो ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। अगर ये मिडल ईयर आप निकाल देते हो ना, तो ये जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है ना, मतलब अगर मिडल ईयर ना होता तो ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ये नहीं होती, इससे कम होती बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स थी ना, बहुत ज़्यादा साउंड आती, वो स्ट्राइक करती इसके ऊपर, तो फिर थोड़ा सा चेंज फ्लूइड ने हिलना था। अब ये है कि थोड़ी सी आवाज़ आ रही है तो ये बोनी ऑसिकल्स की वजह से वो ज़्यादा फ्लूइड को मूव कर रही है और आप सुन पा रहे हो उसको, लाइक जैसे विस्पर्स वगैरह, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इम्पीडेंस मैचिंग। उसके बाद जो है वो आगे क्या बात करता है, एटीन्यूएशन की। एटीन्यूएशन जो है वो क्या होती है साउंड की, यह है एटीन्यूएशन ऑफ साउंड बाय कंट्रैक्शन ऑफ टेंसर टिम्पैनी एंड स्टेपिडियस। हमारे एयर में ना दो मसल्स होते हैं, यहाँ पे एक लगा हुआ है इस साइड पे करके, ठीक है, स्टेपिडियस, ठीक है, और एक जो है वो टेंसर टिम्पैनी है। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये आवाज़ को कम कर देते हैं। कैसे कम करते हैं कि ये देखें, द टेंसर टिम्पैनी मसल पुल्स द हैंडल ऑफ द मैलियस इनवर्ड, ठीक है। ये हमारे पास ये वाली बोन है, कौन सी, मैलियस। तो टेंसर टिम्पैनी जो है वो यहाँ पे करके लगा हुआ है, ठीक है, और जब ये खींचता है ना तो मैलियस जो है वो अंदर को जाती है, ये वाली साइड अंदर को है, ये एयर है, ये आउटर साइड है। तो जब ये अंदर को जाती है, ठीक है, और जो यहाँ पे स्टेपिडियस मसल लगा हुआ है, ये जब काम करता है तो ये स्टेपिस को बाहर को खींचता है। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, उलट काम, एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रही हैं, जिस वजह से क्या होता है कि दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। ये क्या हो रहा है कि एक इधर से खींच रहा है, एक उधर से खींच रहा है, दरमियान में जो बोन्स है ना वो रिजिड अपनी पोजीशन पे रहेंगी, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा होता है। इससे क्या होता है कि जो आपकी जो वॉइस है ना वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि आप जो ज़्यादा वॉइस होगी वो आपके एयर ड्रम को डैमेज कर सकती है, तो ये उस इफेक्ट से बचाती है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, छोटे बहन भाइयों को अक्सर जो बड़े हैं वो कहते हैं कि जी तुम इतना ऊंचा बोलते हो, या तो और वो कहते हैं कि भाई मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ऊंचा बोलता हूँ, क्योंकि वो ऊंचा बोल रहे होते हैं लेकिन उन्हें नहीं लगता कि वो ऊंचा बोल रहे हैं। क्यों नहीं लगता उन्हें ऊंचा बोल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ये एटीन्यूएशन रिफ्लेक्स हो रहा होता है, उन्हें अपनी आवाज़ जो है वो कम लग रही होती है। पर्सन की जो अपनी सेंसिटिविटी है ना हियरिंग से, वो ये कम कर देते हैं। उसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड बोन थ्रू बोन, ठीक है। अब बेसिकली ये होता है कि ये हम लैब में टेस्ट करते हैं कि आप पर्सन जो है ना, आप पर्सन को ये कहो कि ये एक पर्सन है, ठीक है, ये उसके एयर्स हैं, ठीक है। एयर के पीछे हमारी जो बोन होती है ना स्कल पे, वो है मैस्टोइड बोन। तो ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो हम लेते हैं, ये मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ट्यूनिंग फॉर्क क्या करते हैं, हम उसको वाइब्रेट करते हैं और मैस्टोइड बोन पे रखते हैं,
और हमें आवाज़ सुनाई देती है। ये होता है बेसिकली कि जो वाइब्रेशन है ना, हमारे स्कल की किसी बोन में वाइब्रेशन जब होती है तो फ्लूइड जो है वो मूव करता है। तो जब फ्लूइड मूव करेगा तो आपको पता है आगे नर्व्स हैं, वो ये बात मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे कि कैसे जब फ्लूइड मूव करेगा तो फ्लूइड के मूव करने पर ये जो नर्व्स हैं ये मैसेज लेके जाती हैं, और बेसिकली ये मैसेज जो है ना फ्लूइड के मूवमेंट वाला, ये हमारे ब्रेन में एज कुछ आवाज़ और साउंड जो के परसीव होता है।